नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाई हूँ मालती जोशी जी की लिखी कहानी दर्द का रिश्ता। तो प्रस्तुत है आज की कहानी दर्द का रिश्ता। सुबह 6:30 का मुहूर्त था। इला को तो विश्वास ही नहीं था कि बच्चे इतनी जल्दी उठ पाएंगे, क्योंकि इस मुहूर्त को पकड़ने के लिए कम से कम 2 घंटे पहले उठना जरूरी था। तब तो सारे काम निपट पाते। सबसे पहले कुल देवता की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। उसके लिए पूरे परिवार का स्नान करना आवश्यक था। बेचारे बच्चों को तो 2 बार नहाना पड़ा, एक बार मुंडन से पहले, फिर एक बार मुंडन के बाद। उसका मन हुआ कि मुंडन के लिए मना ही कर दे, पर सास का डर था, वे कभी नहीं मानेंगी। अभी 8-10 दिन पहले ही उसने डरते डरते कहा था, मम्मी जी आजकल मुंडन का रिवाज ही नहीं रहा। मेरे भाई ने भी। अरे उतने बड़े लड़के के कोई बाल उतरवाता है? मम्मी जी ने उसकी बात बीच में ही काट दी थी। अब तो ये है कि जब मन आया जनेऊ डाल दो, पर असली उम्र तो यही है। उन्होंने दोनों पोतों को अंक में भरते हुए कहा था। पर बाल उतरवा कर पता नहीं कैसे लगेंगे, सिर्फ कैंची भर छुआने से नहीं चलेगा। अरे तुम देखना कितने सुंदर लगेंगे, सास ने उसे आश्वस्त किया था। और सचमुच दोनों बड़े प्यारे लग रहे थे। छोटी सी धोती, छोटा सा उत्तरीय, गले में जनेऊ, हाथ में दंड, सर पर लहराती छोटी सी चोटी और ताजे घुटे सिर पर अक्षत रोली से बना सतिया। उसे लगा अपने छौनों को अपनी ही नज़र न लग जाए कहीं। उसकी सास किसी को बड़े गर्व से बता रही थी, हमारी 3 पीढ़ियों में किसी के यहाँ बेटी नहीं हुई, सबके 2-2 बेटे ही हैं। मेरी सास के 2 बेटे थे, हम देवरानी जिठानी के 2-2 बेटे हैं, मेरी बहुओं के भी 2-2 बेटे ही हैं। लगे हाथ अजय के बच्चों को भी जनेऊ पहना देती ना, किसी ने कहा था भाई, उसी के लिए साल भर से रुके हुए थे, पर उसे छुट्टी ही नहीं मिल रही। क्या करें, इधर ये बच्चे बड़े हुए जा रहे थे। हमने कहा इन्हें ही निपटा दो, जब उन बच्चों का सहयोग बनेगा उनकी कर देंगे। वैसे छुट्टी का तो बहाना था। अजय ने साफ कह दिया था कि मैं इन ढकोसलों में विश्वास नहीं करता। इस तरह पैसा फूकने से तो अच्छा है बैंक में रख दो, बच्चों के ही काम आएगा। ईला ने देवर को समझाने की कोशिश की थी, हर बात को उपयोगितावाद से जोड़कर मत देखा करो भैया, संस्कार भी महत्वपूर्ण होते हैं। मम्मी पापा जी की भावना का भी प्रश्न है। और एक बात है, मेरे या विनीता के माँ बाप इस घर में किस बहाने से आएंगे? बच्चों की शादी में तो भी बहुत देर है, उसमें हमारा रोल भी होगा कि नहीं कौन जानता है। भाभी आप पता नहीं किस युग में जी रही हैं। आपके या विनीता के मम्मी पापा को हमारे यहाँ आने के लिए बहाना क्यों चाहिए? आपके यहाँ की तो बात मैं नहीं जानता, पर विनीता के मम्मी पापा तो हर 2 साल में मेरे यहाँ आते ही रहते हैं। पापा जी ने मनाने की चेष्टा की थी, तुम खर्च को लेकर परेशान मत हो, तुम्हें यहाँ 1 पाई भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं आने जाने में ही तुम्हारा काफ़ी पैसा उठ जाता है। खर्च की बात नहीं है पापा, दरअसल मेरा इन सब बातों में विश्वास ही नहीं है, और यहाँ आकर तो यह सब बहुत ही बेमानी लगता है। तो गेट टुगेदर समझ कर ही आ जाओ। उसने साफ मना कर दिया और कहा, वैसे ठीक ही कहा पापा, इस समय आऊँगा तो सब लोग काँव काँव करेंगे, दलीलें देता फिरूंगा तो सब कहेंगे कि विदेश जाकर फिरंगी बन गया है, धर्म कर्म सब भूल गया है, इसीलिए फिर कभी आऊँगा, अभी इस मौके पर नहीं। इस मौके पर आते तो अच्छा लगता। खैर तुम्हारी मर्जी, पापा जी ने उसास भरकर कहा था और फ़ोन रख दिया था। मम्मी जी बहुत उदास हो गई थी। पापा जी ने समझाया भी था, लड़के एक बार बाहर निकल जाते हैं तो अपने नहीं रहते, कभी कभार फ़ोन कर लेता है, साल 2 साल में चक्कर लगा जाता है, इसी को गनीमत समझो। पर किसी भी माँ का मन क्या ऐसी बातों से बहलता है? इला उनकी व्यथा खूब समझ रही थी। मेहमानों से घर भरा हुआ था, सोने बैठने तक को जगह नहीं थी, पर उस एक मेहमान के बिना सब सूना लग रहा था। अपने 4-4 पोतों को अगल बगल बिठाकर मात्र भोजन करवाने का उनका सपना धरा रह गया था। संजय अलग कुड़ रहे थे, जो नहीं आया उसके लिए भी सूर रही हैं, जो यहाँ खट रहा है उसकी कोई कीमत नहीं है। घर की मुर्गी दाल बराबर इसी को कहते हैं। हर कोई उसी को पूछ रहा है, जैसे हम कुछ हैं ही नहीं। इला की एक दूर की बुआ सास दूसरे के कान में फुसफुसा रही थी, अजय तो खैर परदेश में है, उसकी कोई मजबूरी रही होगी तभी नहीं आ पाया, पर बड़े भैया तो शहर में हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनको तो बुलाया होता। 2-2 बेटों का दम भर रही है, ना इसकी सास के बेटे साथ रहे हैं, ना इसके अपने बेटे साथ में हैं। अगली पीढ़ी के लिए तो सोचना ही बेकार है। उनकी बातें सुनकर इला मन ही मन काँप गई थी। उसकी आंखों में बेवजह आंसू भर आए थे। इला ने बहुत चाहा था कि इस शुभ मौके पर बड़े पापा जी और मम्मी भी आएं। उसने दबी जबान से संजय से कहा भी था, पर उसने एकदम घुड़क दिया था,
खबरदार मम्मी के सामने भूल कर भी यह बात मत छेड़ना। उनका दिमाग वैसे ही खराब हो रहा है और उन लोगों के लिए तुम क्यों मरी जा रही हो। संबंध एक बार टूट गए तो टूट गए बस। उन लोगों को न मेरी शादी में बुलाया गया था न अजय की शादी में, फिर अब क्या नई बात हो गई। वह अपने पति से कैसे कहती कि उसे अपने बच्चों के लिए उन लोगों का आशीर्वाद चाहिए। पता नहीं क्यों उन लोगों के लिए उसके मन में अगाध श्रद्धा है। बड़ी मम्मी जी को तो एक बार देखते ही वह उनकी मुरीद हो गई थी। ईला जानती है कि पापा जी भी उसी की तरह मन में छटपटा रहे होंगे, पर बेचारे मजबूर हैं। अपने मन की बात कह देंगे तो अभी मेहमानों के सामने तमाशा खड़ा हो जाएगा। पापा जी ही तो उसे पहली बार उन लोगों से मिलवाने ले गए थे। मम्मी जी अपनी सत्संग मंडली के साथ 2 दिनों के लिए गिरिराज गई हुई थी। दोपहर में पापा जी को चाय देने गई तो बोले, बहू रानी घर में बोर हो रही हो ना, चलो तुम्हें यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर दिखा लाऊं। मना करने का प्रश्न ही नहीं था। तैयार होकर सिमटी सिकुड़ी वह उनके बगल में जाकर बैठ गई। कुछ देर तक घूमने के बाद गाड़ी जहाँ जाकर खड़ी हुई वह मंदिर तो कतई नहीं लग रहा था। फाटक के पार बजरी की एक संकरी सी घुमावदार सड़क थी। सड़क के छोर पर पुराना किंतु बड़ा सा बंगला नजर आ रहा था। वह अभी सोच ही रही थी कि पापा जी ने कहा, बेटे फाटक खोलोगी। उसने उतरकर आज्ञा का पालन किया। गाड़ी के प्रविष्ट होने पर उसने पुनः फाटक बंद किया। पापा जी तब तक उसके लिए रुके रहे। वह गाड़ी में पुनः जाकर बैठ गई और गाड़ी कुछ ही सेकंड में एक भव्य पोर्च में जाकर खड़ी हो गई। बरामदे में बैठा एक बूढ़ा सा चौकीदार अदब से उठकर खड़ा हो गया। उसकी कुशल क्षेम पूछने के बाद पापा जी ने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज दी, भाभी कहाँ हो। भीतर से एक भव्य आकृति निकली। दमकता गोरा रंग, चौड़े पाट वाली सीधे पल्ले की साड़ी, माथे पर बड़ी सी बिंदी, हाथ भर लाल सुर्ख चूड़ियाँ। पूरा व्यक्तित्व ही इतना प्रभावशाली था कि पापा जी को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। इला स्वयं ही उनके चरणों में झुक गई। उसे उठाकर अंक में भरते हुए उन्होंने कहा, लाला ये कैसा मजाक है। मजाक कैसा, तुम्हारी बहू है, पैर पड़ने आई है। भैया कहाँ हैं। वे वही हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए। पर मैं पूछती हूँ ये कौन सा तरीका है। आने से पहले क्या एक फ़ोन नहीं कर सकते थे। अब बहू को मैं क्या खाली हाथ देखूंगी। इसे सिर्फ तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए भाभी। फिर भी अगर तुम्हारा मन ना माने तो अपने खजाने में से एक चिंदी उठा कर दे देना, वह धन्य हो जाएगी। भैया कहाँ हैं। अपने कमरे में, और कहाँ होंगे, किसी किताब में सिर डाले बैठे होंगे। फिर तीनों का काफिला उस कमरे की ओर चला। इला अब भी बड़ी मम्मी जी की ममता भरी बाह के घेरे में ही थी। कमरे में जाकर देखा बड़े पापा जी सचमुच आराम कुर्सी में लेटकर पुस्तक पढ़ रहे थे। आहट होते ही उठ बैठे। इला ने देखा वो बहू उसके ससुर की आकृति थी। हाँ, रंग ज्यादा उजला था और बाल भी। ये श्रीमान जी आए हैं अपनी बहू को लेकर मुंह दिखाई वसूलने। तब तक इला ने आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए थे। वे आशीर्वाद देना भूल गए और अस्त व्यस्त होकर जेब टटोलने लगे। अब ये नाटक रहने भी दो। तुम्हारी जेब से कभी कुछ निकला है जो आज निकलेगा। ठहरो, मैं ही कुछ करती हूँ। करीब 5-10 मिनट बाद वे भीतर से लौटी। उनके हाथ में एक मखमली डिबिया थी। पति को पकड़ाते हुए बोली, लो ये बहू को दो। इसमें क्या है, कान खजूरा है। तुम्हें इन सब बातों से क्या मतलब है, तुम तो बस दे दो। उन्होंने दे दिया और ईला ने बड़े संकोच के साथ उसे ग्रहण किया। पापा जी ने फौरन खोल कर देखा। झिलमिल करते जड़ाऊ झुमके थे। असली हैं। अपने सुनार से जचवा लेना। इला संकोच से गड़ गई। समझ में नहीं आ रहा था कि नोकझोंक असली है या नकली। तभी पापा जी बोले, पूरी तैयारी के साथ बैठी थी और इतनी देर से यूं ही नाटक की जा रही थी। पापा जी की आवाज़ इस समय एकदम तरल थी। उन्होंने मिश्री घुले स्वर में कहा, तैयारी कैसे ना करती। मुझे विश्वास था तुम बहू को लेकर एक दिन जरूर आओगे। थोड़ा सा मुँह जुठार कर वे लोग चलने लगे तो बड़ी मम्मी जी ने एक कांजीवरम साड़ी और खील मखानों से उसकी गोद भर दी। फिर इला की ठोड़ी छूकर बोली, लाला बहू तो तुम बहुत सुंदर लाए हो। छांट कर लाया हूँ। तुम्हारे साथ खड़ी होने लायक तो होनी चाहिए कि नहीं। अरे हमारे साथ कहाँ खड़ी होगी ये, उन्होंने वो सांस भरकर कहा। और कौन इन्हें हमारे साथ खड़ी होने देगा। उनके प्रत्येक शब्द से विषाद जैसे छलका पड़ रहा था। लौटते हुए पापा जी ने कहा, बहू रानी इतना तो तुम समझ ही गई होंगी कि यहाँ आने की बात किसी को बतानी नहीं है। जी। किसी को मतलब संजय को भी नहीं। जी। उसके स्वर में आश्चर्य था। अपनी अम्मा का श्रवण कुमार है वो, नहीं तो मैं तुम दोनों को जोड़े से नहीं भेजता। बहुत मन था मेरा कि तुम्हें उन दोनों का आशीर्वाद मिले, इसीलिए ले आया। पापा जी ये चीज़ें किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। संजय पूछे तो कह देना मैके से आई हैं। इतना झूठ तो वह नहीं बोल सकती थी। हाँ, अपने भाई की शादी में उसने खूब ठाठ से ये दोनों चीज़ें पहनी और बताया कि बड़ी मम्मी जी ने दी हैं।
उसके मन में कितने ही प्रश्न उठते थे, पर संकोच के मारे कभी पूछ नहीं पाई। बाद के वर्षों में यही जाना कि उसकी सास शायद हीनता बोध से ग्रस्त हैं, जेठानी परम सुंदरी है, जेठ जी शहर के सबसे बड़े वकील हैं, उनके दोनों बेटे विदेश सेवा में ऊंचे पदों पर हैं, दोनों बहुएं बहुत बड़े घरों से आई हैं। शायद इसीलिए वे जेठानी को सहज भाव से नहीं ले पाती। एक ही शहर में रहने के कारण अक्सर ही उन लोगों से सामना हो जाता था। रिश्तेदार कॉमन थे, परिचित थे, दोनों घरों के समान ही थे, इसलिए शादी ब्याह में मुलाकात हो ही जाती थी। पहले पहल तो ईला को बहुत संकोच होता, जिससे इतना स्नेह मिला उसे अपरिचय का नाटक कैसे करे। फिर उसने नाटक करना छोड़ दिया। मम्मी जी की नज़र बचाकर वह उन दोनों के चरण स्पर्श कराती थी। आशीर्वाद मिलता था तो मन तृप्त हो जाता था। बाद में तो शायद मम्मी जी को भी पता चल गया था, पर उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। हाँ, श्रवण कुमार से जरूर कहलवाया था, पर ईला ने तपाक से जवाब दिया था, मेरी तो उनसे कोई लड़ाई नहीं है। फिर मेरे संस्कार भी ऐसे नहीं हैं कि बड़े बुजुर्गों को देखकर अनदेखा करूं, और सिर्फ प्रणाम ही तो करती हूँ, बदले में आशीर्वाद ही तो मिलता है। फिर इतनी हाय तौबा क्यों। संजय अपना सा मुँह लेकर रह गया था। सात्विक हुआ था तब भी पापा जी उसे चोरी छिपे बड़ी कोठरी लेकर गए थे, पर स्वास्तिक के समय उनकी यह इच्छा अधूरी रह गई। उन दिनों पापा मम्मी अजय के पास यूएसए में थे। विनीता के यहाँ बच्चा होने वाला था। इला की शादी के कोई 1.5 साल बाद ही अजय की शादी हुई थी। शादी के बाद वह करीब महीना भर घर में था, पर विनीता को पापा जी कभी बड़ी कोठरी लेकर नहीं गए। इला ने एक बार यह बात उठाई थी तो पापा जी बोले, बेटा, आशीर्वाद का महत्व केवल संस्कारी व्यक्ति ही समझ सकता है। मैंने तुम्हें महीना भर परख लिया था, उसके बाद ही वहाँ लेकर गया था। तुम्हारी देवरानी तो लगता है जैसे अमेरिका में ही पैदा हुई है। उसे लेकर जाने का मन ही नहीं हुआ। इला को लगा कि इससे बड़ा सर्टिफिकेट उसके लिए कोई हो ही नहीं सकता। मुख्य संस्कार तो 6:30 बजे ही संपन्न हो गया था। इसके बाद मंत्र दीक्षा, हवन आदि कार्यक्रम चलते रहे। साथ साथ मेहमानों का चाय नाश्ता भी चलता रहा। संजय वेदी पर बैठे थे, इसलिए सारी भागदौड़ पापा जी ही कर रहे थे। बीच में थोड़ी फुर्सत मिली तो एक कोने में बैठकर वे थोड़ा सुस्ता लिए। 9 बजे से रिसेप्शन था, फिर तो बिजी हो ही जाना था। इला ने इसी फुर्सत का फ़ायदा उठाया। पास जाकर बोली, पापा जी, आज मेरी एक इच्छा पूरी करेंगे? बोलो बेटा। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि तुमने मांगा और हमने ना दिया हो? आज आप मेरे बच्चों को बड़ी मम्मी जी का आशीर्वाद दिलवा दीजिए। वे एक क्षण भर उसे देखते रहे, फिर बोले, यू आर आस्किंग फॉर द इम्पॉसिबल डियर। आज तो मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता, तुरंत हंगामा हो जाएगा। बच्चों को लेकर कहीं जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसका चेहरा इतना सा निकल आया। सॉरी बेटे, उन्होंने उसकी पीठ थपथपाकर कहा, अपन कल चलेंगे। बाद में उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। सब कुछ जानते बूझते ऐसा प्रस्ताव रखने की क्या जरूरत थी। खुद भी दुखी हुई, उन्हें भी दुखी कर दिया। ठीक 9 बजे से लोग आने लगे थे। सुबह का वक्त था, इसलिए स्वल्पाहार का ही आयोजन था, पर वह कुछ सिर्फ कहने भर को स्वल्पाहार था। गुजराती, मराठी, पंजाबी, मद्रासी सारे प्रांतों का नाश्ता वहाँ उपलब्ध था। बच्चे अपनी ब्रह्मचारी वेशभूषा में स्टेज पर विराजमान थे और खूब खुश हो रहे थे। उपहारों का ढेर लग गया था, जिसे देखकर वे अधीर हो रहे थे। उसने बार बार आंख से बढ़ जाना होता तो अब तक आधे पैकेट खुल गए होते, पर 12 बजते बजते वे लोग ऊब गए, एकदम निढाल ही हो गए। पापा जी की एक मुंह बोली बहन बोली, भाभी, बच्चे तो एकदम उनींदे हो रहे हैं। उनींदे नहीं होंगे, सुबह 4 बजे के जगे हुए हैं, उस पर 2-2 बार नहा भी चुके हैं। अरे तो उन्हें खाना वाना खिलाकर सुला दो ना। आज उन्हें ये खाना थोड़ी ही मिलेगा, आज तो फरियाली खाएंगे। हाय राम, तो क्या दिन भर उपासे रहेंगे? हाँ, शाम को गाजेबाजी के साथ मंदिर जाएंगे, वहाँ नए कपड़े पहनेंगे और फिर घर लौटकर खाना खाएंगे। शाम तक तो बेचारे हलकान हो जाएंगे। भाभी, इन्हें मैं अपने घर ले जाती हूँ, खिला पिलाकर सुला दूंगी। यहाँ हड़बोंग में सो नहीं पाएंगे, अच्छी नींद हो जाएगी तो शाम को फ्रेश लगेंगे, सब कुछ एंजॉय कर सकेंगे। आज वैसे किसी के घर जाते नहीं हैं। कमाल करती हो भाभी, क्या मेरा घर भी पराया हो गया? इला, बच्चों के खाने के सामान लेकर मेरे साथ चलो, उन्हें सुलाकर फिर अपनी सास का हाथ पटाने आ जाना। इला ने सास की ओर देखा, वहाँ अस्वीकार साफ झलक रहा था, पर मुंह से वे कुछ कह नहीं पा रही थी। उसने मौके का फ़ायदा उठाया, विनम्र स्वर में बोली, मम्मी जी, बुआ जी ठीक कह रही हैं, बच्चे यहाँ सो नहीं पाएंगे और फिर पूरी शाम खिन करेंगे। वैसे भी दोनों इतनी सारी चीज़ें सामने देख रहे हैं तो खाने की जिद कर रहे हैं। यहाँ से दूर रहेंगे तो जो दूंगी चुपचाप से खा लेंगे।
गाड़ी में बैठते ही बुआ जी बोली, बाप रे, तेरी सास से पार पाना तो बहुत मुश्किल काम है, पता नहीं तू कैसे निभाती है। इला चुप बनी रही। जानती है, रिश्तेदारों से बात करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। कब कौन सी किस रूप में कहाँ पहुँच जाएगी पता नहीं। बुआ जी के ड्राइंग रूम में पाँव देते ही वह आश्चर्य से ठगी रह गई। अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ बड़ी मम्मी जी स्वागत के लिए खड़ी थीं। खुशी के आवेग में वह तो पाँव ही छूना भूल गई, एकदम जाकर लिपट गई। सच मम्मी जी, आज तो भगवान से और भी कुछ मांगती तो मिल जाता। सुबह से आपकी याद आ रही थी, चाहती थी कि आज बच्चों को आपका आशीर्वाद मिले, और देखिए भगवान ने मेरी मुराद पूरी कर दी। चलो बच्चों, दादी को प्रणाम करो। पागल हुई हो, आज कोई इनसे प्रणाम करवाता है? आज तो प्रणाम हम करेंगे इन्हें। लो ब्रह्मचारी जी महाराज, अपनी झोली तो आगे करो। और उन्होंने मेवा मिष्ठानों से दोनों की झोली भर दी। फिर उन्होंने पर्स में से लाल रंग की 2 डिबियाँ निकाली। सोने के जनेऊ थे। वे सात्विक को पहनाने ही जा रही थीं कि इला ने उनके हाथ पकड़ लिए। मम्मी जी, आप अब तक देती ही रही हैं और मैं आपकी दी हुई हर चीज़ को सिर माथे लेती रही हूँ, पर आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि इस बार क्षमा कीजिए। पर क्यों? यह तो बच्चों का नेक है। नेक तो है, पर मैं इन्हें कभी पहना नहीं पाऊँगी, ना उनसे झूठ बुलवा पाऊँगी कि यह उनकी नानी ने दिया है। बच्चों को अभी से छल प्रपंच नहीं सिखाना चाहती। वह तो सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो अभी घर जाकर मेरे बारे में नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे। आज सुबह से कोई दर्जन भर दादी लोगों का आशीर्वाद ले चुके हैं, काफ़ी कंफ्यूज हैं। हाँ, अगर जताकर मना करूँगी तो ज़रूर बता देंगे। बुआ जी अब तक चुप बैठी थी, एकदम बोल उठी, और बहुरानी, हम जो तुम्हें छल प्रपंच करके यहाँ लाए हैं उसका भी कुछ ख्याल है? मतलब इतनी देर से भगवान को यूं ही धन्यवाद दिए जा रही थी, जबकि इसके असली हकदार तो मेरे भैया हैं। आपका मतलब पापा जी से है? और क्या, भगवान ऐसे लाड़ लड़ाने वाले ससुर सबको दे। मजाल है जो बहू की एक भी इच्छा अधूरी रह जाए। इला का मन बुझ सा गया। वह तो समझी थी कि मम्मी जी उसके प्यार के डोरे में बंधकर यहाँ आई हैं। पापा जी के लिए तो हृदय स्थज्ञता से भर उठा था, फिर भी वह कसक तो बनी रही। धीरे से उसने कहा, आप इतनी तैयारी के साथ आई थी कि मुझे लगा। तैयारी तो पूरी थी, मुझे मालूम था कि तुम आशीर्वाद लेने जरूर आओगी, पर यह नहीं पता था कि आशीर्वाद देने मुझे जाना पड़ेगा, और वह भी आज ही। सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। आपको, बुआ जी को कष्ट तो अब होगा बहुरानी। छोटी भाभी को अगर पता चल गया ना, तो उस घर का दरवाज़ा मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और मेरे लाडले देवर का कोर्ट मार्शल होगा सो अलग, उसकी कोई चिंता नहीं। वह हंस दी। पापा जी कोर्ट मार्शल की परवाह नहीं करते होते तो मुझे लेकर आपके यहाँ कभी नहीं जाते। वे तो बस घर में शांति चाहते हैं, इसीलिए मम्मी जी की हाँ में हाँ मिलाते चलते हैं। और तुम्हें अपने लिए डर नहीं लगता? नहीं, क्योंकि वे मुझसे कभी कुछ नहीं कहती, मेरे सामने छोटा होना नहीं चाहती, इसीलिए जो कुछ कहना होता है अपने बेटे से कहलवाती हैं, और उनसे मैं निपट लूँगी। देखो भाभी, तुम्हारी बहू कैसे घुटी हुई है, और तुम सोचती हो बड़ी सीधी है। उसी समय घड़ी ने टन से 1 बजने का संकेत दिया। बड़ी मम्मी एकदम उठ खड़ी हुई। अच्छा ननद रानी, अब चलती हूँ, नहीं तो मेरा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। तुम्हें तो मालूम है, तुम्हारे बड़े भैया ठीक 1:30 बजे टेबल पर पहुँच जाते हैं। फिर दोनों बटू महाशयों को अंक में भरते हुए बोली, इला, तुम्हारी ये राम लखन की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है, शाम को इनकी नज़र जरूर उतार देना। नज़र तो उनकी दादी उतारेंगी, पर मम्मी जी आप इन दोनों के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दें कि ये जोड़ी हमेशा ही बनी रहे, कभी टूटे नहीं। रोजगार के लिए ये भले ही दुनिया के ओर छोर पर हों, पर मन से हमेशा पास रहें। ऐसी चाहे सालों साल एक दूसरे की शक्ल ना देखें, पर सुख दुख में सदा साथ रहें। वे सूखी हंसी हंस दी। आशीर्वाद मांगा भी तो किससे? भला मैं किस मुँह से ये आशीर्वाद दूंगी? आप ही दे सकती हैं, क्योंकि आप इस अलगाव की पीड़ा को समझती हैं। आप भी इस दर्द को उसी शिद्दत के साथ महसूस करती हैं जितना कि मैं, इसीलिए आपके आशीर्वाद में बल होगा, वह जरूर फलेगा। दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखते हुए उन्होंने कहा, मेरे आशीर्वाद में हो ना हो, पर तुम्हारी श्रद्धा में, तुम्हारे संस्कार में जरूर बल है, वे व्यर्थ नहीं होंगे। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी कहानी दर्द का रिश्ता।